Hello guys and welcome back to my channel सिर्फ आईएएस। दोस्तों, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया की इस एकदम लेटेस्ट सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रसन्ना वर्मा आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ इसका चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है टेररिज्म, रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स। अब इस लेक्चर के अंदर हम इसका पार्ट 3 करेंगे। तो आइए, शुरू करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो हमने लास्ट वाले लेक्चर में अपने लोन वुल्फ अटैक के बारे में बहुत अच्छे से जाना था, उसके चैलेंजेस को जाना था। और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं मॉडर्न डे ऑनलाइन टेररिज्म से, जिसे हम लोग साइबर अभी ऐसे कह लो साइबर एक्सट्रीमिज्म भी कहते हैं ना, इसको एक साथ भी कर लो तब भी चलेगा। तो अभी यहाँ पे देख लो भाई, पहले कैसे टेररिस्ट को रिक्रूट करते थे बताइए। पहले रिक्रूट कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, है ना, उसके बाद फिर ले जाके पूरा जब तैयार हो गया तरोताजा मस्त बिल्कुल, तो उसको डिप्लॉय कर रहे हैं अपने कैडर में। ठीक है ना। तो अभी पहले क्या था, पहले तो यही था ना कि भाई कैसे किसी के दिमाग को तुम कैप्चर कर सकते थे, रिलीजन के बेसिस पे, आइडियोलॉजी के बेसिस पे, यही तो था ना। उसके बाद उस बंदे को जब ट्रेनिंग देनी है तो उसके घर में नहीं दे सकते थे, उसको प्रॉपर टारगेटेड कंट्री से उठाया, ले आए, ट्रेनिंग करी, है ना, फिर या स्लीपर सेल बनाया, स्लीपर सेल से कहा, जब इंस्ट्रक्शन दिया स्लीपर सेल, मैंने बताया ना कि भाई उसको बुलाया, उसको बुला के प्रॉपर ट्रेन वेन किया, उसके बाद भेज दिया वापस उस टारगेटेड कंट्री में। जैसे कि देखा है आपने, शायद हॉलीडे पिक्चर थी ना, हाँ, शायद अक्षय कुमार वाली, कि भाई पाकिस्तान से आ गए या इंडिया के अंदर रह रहे हैं, 10 सालों तक रह रहे हैं, जब तक के लिए कोई एक उनका जो है इंस्ट्रक्शन नहीं आता है, और इंस्ट्रक्शन दिया और अटैक करने के लिए बोला। तो पहले तो ये सब काम था, ठीक है। अभी देखो एवरीथिंग इज ऑनलाइन, टाटा टड़ा। अब कहीं जाना, कहीं पकड़ के लाना, कहीं कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती है। अभी क्या होता है ना कि रेडिकलाइज करा आदमी का, माइंड वॉश करा, सब खोपड़ा उसका घुमाया, रिक्रूट करना, ट्रेनिंग करना, पैसा ट्रांसफर करना, सब ऑनलाइन हो रहा है भाई। अब तो अब बहुत खतरनाक हो गया है इस आईएसआई का काम करने का तरीका भी, ठीक है ना। अभी यूजुअली ट्रेन्स पीपल अक्रॉस द बॉर्डर। तो आईएसआई के इस मॉड्यूल में जो होने वाले टेररिस्ट हैं, ये यहाँ पे पहले इंडियन बॉर्डर को क्रॉस करते थे वाया वेरियस रूट्स, और वो हमेशा इजी नहीं होता था। लेकिन अभी ऑनलाइन सब कुछ हो गया तो भैया इजी है ना। ऐसा इंटरनेट फैला, ऐसा मॉडर्न कम्युनिकेशन फैला, ऐसी टेक्नोलॉजी फैली, तो इससे जब लो पकड़ो, चाहे ओपन हो, चाहे क्लेडस्टीन हो, क्लेडस्टीन वैसे डार्क वेब होता है ना, डीप वेब होता है ना, आपको बड़ा सुनते होगे इसका, कुछ उसको ट्रेस ही नहीं कर सकते। तो अब ऐसा कोई जरूरत ही नहीं कैडर वैडर को भेजने की ट्रेनिंग के लिए किसी लोकेशन में। अब तो लो भैया, फेसबुक से, टेलीग्राम से, व्हाट्सएप से कांटेक्ट करो और वैसे ही समझा दो। तो आप बोलेंगे कि मैम ये रेडिकलाइजेशन रेडिकलाइजेशन बहुत बोल रही हैं, बता दीजिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडिकलाइजेशन। चलो बताती हूँ मैं। देखिए, रेडिकलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से किसी भी इंसान को, चाहे वो इंडिविजुअल हो या ग्रुप हो, जो कि करंट सिनेरियो से डिससेटिस्फाइड हो। जैसे सपोज करो आप अपने घर में रहते हो, अभी मानो कि आपकी शादी वादी हो गई है, आपकी आपके छोटे ले भाई से नहीं पट रही, तो बाहर वाला भड़काने आएगा ना कि अरे ये छोटे भाई से नहीं पट रही है, रुको मैं बताता हूँ, ऐसे करो वैसे करो, भाई को निकाल दो। तो ये समझ लो ना, इसको बड़े लेवल पे ले जाओ तो टेररिस्ट क्या करते हैं, टेररिस्ट ऐसे ही लोगों को ढूंढते हैं जो अपनी जिंदगी में जो प्रेजेंट सिचुएशन है उससे ना खुश हों, ठीक है ना, उनके डिससेटिस्फैक्शन का फायदा उठाते हैं। अब हो सकता है कोई भी वजह हो, पॉलिटिकली वो डिससेटिस्फाई हो, सोशली दिक्कत हो, उनको रिलीजियसली आइडियोलॉजी, उनकी रिलीजियस आइडियोलॉजी को चेंज करें, तो ये सब उनका, उनके हिसाब से उनका जो मानने का तरीका है, चीजें हैं, उनको बदलते हैं। और इसलिए भाई, किस लिए बदलते हैं, ताकि ये वायलेंस करवा सकें और इन लोगों को वायलेंस में इन्वॉल्व कर सकें। समझ गए।
अगर रेडिकलाइजेशन को नहीं ध्यान दिया गया तो ये भाई ऐसा खतरनाक बनता है ना सोसाइटी के लिए, न जाने कितने टेररिस्ट रिक्रूट हो जाते हैं, कम्युनल टेंशन हो जाती है, वायलेंस हो जाती है, एक्सट्रीमिज्म दूसरे ग्रुप्स में भी बढ़ जाता है, बड़ी दिक्कत होती है। अभी हमने देखा कि रेडिकलाइजेशन जो यूथ का है इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये बढ़ा चला जा रहा है। आज आप देखते हैं, अभी मैं देख रही थी, अब तो मैं लेक्चर डाल रही हूँ तो मैं बता रही हूँ कि अभी क्या हुआ कि जो ये इंडिया पाकिस्तान के मैच में जो ये इंडिया हार गई, ठीक है, तो इसमें जो है इंडियन क्रिकेटर एक है अर्शदीप, तो उसने कैच छोड़ा था। इस वजह से भाई कुछ चीजें देखिए, बहुत सारी चीजें एक्यूमुलेट होती हैं, एक साथ कुछ नहीं होता, एक वजह नहीं होती, वन ऑफ द रीजन सपोज करिए वो भी था, तो हो गया। प्लेयर है, कभी अच्छा बहुत परफॉर्म करते हैं तो कभी कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीजें हो जाती हैं, ठीक है, ध्यान देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, गेम को गेम की तरह लेना चाहिए, नो मैटर कितना इंपॉर्टेंट हो, बट चीजों को हेट्रेड की तरफ नहीं ले जाना चाहिए। तो अच्छा, इन्होंने जब कैट छोड़ा तो भाई देखा गया कि इनके विकीपीडिया जो इनका पेज है, ठीक है, उस पेज पे कुछ एडिटिंग हुई, उसमें हमारे खालिस्तानी ये वो लिख गया। उसके बाद बहुत सारे ऐसे ट्वीट्स होने लगे उल्टे सीधे, है ना, जो इनके अगेंस्ट होने लगे। तो इस सब से जब पता लगाया गया, तो जब फैक्ट चेक करा गया, तो ये पता चला कि ये सारा कुछ पाकिस्तान से बैठे बैठे यहाँ पे पेट्रोल डाला जा रहा है। बताइए, वहां आंधी तूफान बाढ़ मार आई चली जा रही, डूबे जा रहे हैं, लेकिन कहेंगे कि जितना मजा आएगा इनको इंडिया को बर्बाद करने में, एक मौका नहीं छोड़ते, ठीक है। तो अब वो कैसे ये पॉसिबल हो पा रहा है? क्योंकि इंटरनेट का जमाना है भाई, जहां चाहो वहां जो है वो पहुंचाना शुरू कर दो अपनी बातों को, समझ रहे हो। तो अभी देखने को बहुत मिल रहा है कि यूथ बड़ा ज्यादा बढ़े पड़ा है। और एक चीज मैं इसमें बता दूं कि ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन और रिक्रूटमेंट इंडियन यूथ का आईएसआईएस के द्वारा, इसके बारे में अगर बताऊं ना, ये बहुत बड़ा खतरा है नेशन की सोवेरेनिटी को, सिक्योरिटी को, इंटीग्रिटी को, है ना। तो इससे क्या है भाई, जैसे जैसे इंटरनेट और बढ़ रहा है, सोशल मीडिया और बढ़ रहा है, प्रॉब्लम और बढ़ रही है, काफी मुश्किल होता है भाई, मुश्किल होता है इन सोशल प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करना। क्योंकि इनके कुछ भाई इनको कुछ एडवांटेजेस होते हैं, जिस कंट्री से आए हैं, आज़ादी होती है, ट्रांसनेशनल रीच होती है, एक कंट्री में थोड़ी है, न जाने वर्ल्ड में कितनी कंट्रियों में है। तो ये सारी वजहें हैं, दिक्कत है। इसलिए बेसिक है कि भाई अपने ही लेवल पे चीजें सेटिस्फाइड रहें, कोई दिक्कत ना हो, किसी का माइंड वॉश ना हो, तो इनको भी जो है बढ़ावा नहीं मिलेगा। खैर, रेडिकलाइजेशन समझ गए क्या होता है। अब डी रेडिकलाइजेशन और काउंटर रेडिकलाइजेशन क्या होता है ये भी समझा देते हो। देखो भैया, जैसे रेडिकलाइजेशन, ऑपोजिट आ जाओ डी रेडिकलाइजेशन। एक ऐसा तरीका है जिसमें जो ऑलरेडी रेडिकलाइज हो चुका है इंसान, इसे वापस से मेन स्ट्रीम सोसाइटी में लेकर आते हैं। वाइल काउंटर रेडिकलाइजेशन क्या है, ये तो डी रेडिकलाइजेशन समझ गए कि जो बंदा रेडिकलाइज हो गया था उसको वापस से मेन स्ट्रीम सोसाइटी में ले आया, डी रेडिकलाइज। और काउंटर रेडिकलाइजेशन, इसका मतलब कि ब्रॉट बैक इनटू ये काउंटर रेडिकलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच वल्नरेबल पर्संस आर प्रिवेंटेड फ्रॉम गेटिंग रेडिकलाइज। एक तो समझ लो जैसे तुम ड्रग एडिक्ट हो गए, तो तुमको वापस से उस ड्रग के इस जंजाल से वापस ले आए और तुम्हें नॉर्मल पर्सन बना दिया, ठीक। और एक है कि तुम्हें ड्रग एडिक्ट होने ही नहीं दिया। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करिए। वैसे ही रेडिकलाइजेशन जिसका हो गया है उसको वापस से मेन स्ट्रीम सोसाइटी में लाने को डी रेडिकलाइजेशन कहते हैं। और काउंटर करना किसी चीज से, इसका मतलब कि आगे जो है फ्यूचर में जो यूथ है, जो लोग हैं, उनको रेडिकलाइज होने से बचा लेना। समझे इतनी बात को? चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, कुछ वे फॉरवर्ड की बात करते हैं, कैसे आप ध्यान रख सकते हो इस ऑनलाइन टेरर का। देखिए, बहुत सारे कदम हैं जिसे आप अच्छे से, अगर फंडामेंटल राइट सिटीजन के ध्यान में रखते हुए, स्पीच एंड एक्सप्रेशन के उनको भी ध्यान में रखते हुए, प्लस यहाँ पे कुछ इससे बहुत एक्सेस कुछ बढ़ावा ना हो उनको भी ध्यान में रखते हुए अगर उठाए जाएं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन कनेक्शन सबको ध्यान में रखते हुए, तो क्या कदम उठा सकते हैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बहुत ज़रूरत है। अगर विश्व भर के सभी देश आपस में एक अग्रीमेंट करें कि भाई चलो हम लोग साथ में मिलके काम करते हैं, अलग अलग आईटी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन अगर साथ में मिलके काम करें, कुछ सर्टेन गाइडलाइंस को फॉलो करें इंटरनेट को रेगुलेट करने के लिए, इसके यूज़ को रेगुलेट करने के लिए, तो इन चीज़ों को रोका जा सकता है। दूसरा, कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन, जैसे कि
ऐसे कुछ लॉज जिन्हें लाया जाए जिससे डर पैदा हो कि भाई अगर तुम रेडिकलाइज हुए तो तुम्हारे जो डंडा पड़ेगा, ऐसा मतलब बताना पड़ेगा कि ये खतरनाक हो सकता है तुम्हारे लिए अगर तुम इस तरह की कोई हरकत करते हो तो। तीसरी बात ये कि इन्वेस्टिगेशन को और अच्छा बढ़ाएं, जुडिशियल प्रोसेस इतना बढ़िया हो कि ऐसे इंसानों को सजा मिल सके जो इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी चीज़ टेक्नोलॉजी का, वही कहते नहीं है कि जो है अ, आपको जो है उसी से ही चीज़ों से मारना है ना। टेक्नोलॉजी का ही यूज़ इतने अच्छे से करो कि यहाँ पे जो है दिक्कतें कम ना हो। टेक्नोलॉजी जैसे कि बिग डेटा, इसका यूज़ कर सकते हैं आप कुछ फ्रेजेस को। अभी आपने देखा होगा कि जैसे आप इंस्टाग्राम पे कुछ उल्टे सीधे वर्ड लिखते हो तो वो ऑटोमेटिकली जाता नहीं, रिट्रैक्ट होता है, चीज़ें होती है ना। तो ऐसे कुछ फ्रेजेस जो रेडिकलाइजेशन से रिलेटेड हो तो ऐसा कंटेंट डिलीट हो जाए या ऐसा आप भेज ही ना पाए, तो ये चीज़ें होनी चाहिए यहाँ पे ना। तो इससे आप रोक लगा सकते हो। उसके बाद बच्चे जो हैं वो रेडिकलाइजेशन में ना फंसें, तो कुछ ऑनलाइन साइट्स है ना ये यूज़ करें। सिमिलर मेथड जैसे यूट्यूब ने करा है। यूट्यूब कहता है ना कि एज अपनी वेरीफाई करो, कितने साल के हो तब तुम्हें हम देखने देंगे अडल्ट वीडियो। अडल्ट वीडियो का मतलब जो है कि मतलब कोई सीरियस कंटेंट या कुछ, ठीक। उसके अलावा एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी, जैसे उसका फोकस हो रैशनल और लॉजिकल काउंटर प्रोपोगंडा पे। ऐसी कुछ आए जैसे देखो अगर समाज के अंदर कोई चीज चल रही है तो उसके लिए बोलने का हक सबको है, ठीक है। तो जो लोग बोल रहे हैं वो ऐसा ना बोलें जिससे हेट्रेड फैल जाए। नहीं तो ये जब करा जाए तो वो सिविल सोसाइटी, एनजीओज एक्सेट्रा की हेल्प से यहाँ पे लॉजिकल एक काउंटर प्रोपोगंडा चलाया जाए जिससे लोगों को समझ में आए क्या चल रहा है एक्चुअली में। उसके बाद हमें एक ऑनलाइन सर्विलेंस कैपेबिलिटी बहुत अच्छी चाहिए और ये सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग करें। आप हर रोज कुछ ना कुछ सुनते रहते होंगे कि भाई सरकार ने आज ये डेटा मांग लिया, वो डेटा मांग लिया, इस पे बहस चल गई है फेसबुक से, इससे बहस चढ़ गई है इनसे। तो ये दिक्कतें होती हैं लेकिन फिर भी एक इसका बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। उसके अलावा इंटेलिजेंस शेयरिंग और कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है एजेंसीज के बीच में, जैसे कि एनआईए हो गई अपनी, आईबी हो गई अपनी, स्टेट पुलिस हो गई ना, ताकि ऐसे इंसिडेंट्स ना हो। उसके साथ पेरेंट्स हो गए, फैमिली हो गई, सोसाइटी हो गई, इन्हें और अलर्ट रहना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा, देखने में कि भाई कोई ऐसी एक्टिविटीज तो नहीं हो रही है ना इनकी, अपने बच्चों की। ये कुछ ऐसा देखें, ये सिर्फ मॉनिटर तो करें ही करें बच्चे क्या कर रहे हैं, बट काउंटर भी करें कोई रेडिकल आइडियोलॉजी को विद रैशनल या लॉजिकल थिंकिंग से, ठीक है। तो ये है, बच्चों पे हावी भी मत हो और बच्चों पे हावी होने के अलावा भी उनको देखो क्या हो रहा है, उन पे ध्यान रखो, ये नहीं कि पैसे कमाने के चक्कर में गायब हो गए, ठीक है ना। उसके बाद एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जरूरी चीज यहाँ पे ये है कि नेसेसरी हेल्प प्रोवाइड करी जाए प्रोफेशनल काउंसलर्स के द्वारा, ताकि जो है वो काउंसल कर सकें अगेंस्ट रेडिकलाइजेशन। एक बार मान लीजिए ऐसा होता है कि किसी फ्रेंड ने या फैमिली मेंबर ने रिपोर्ट करा कि यार देखो भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूरी है, हो रही है, और ये हो सकता है रेडिकलाइज हो रहा हो या जो भी हो रहा हो, तो एक तुरंत हेल्प प्रोवाइड करे जाए और एक प्रोफेशनल काउंसल रहेगा तो वो उसको समझाएगा, बुझाएगा, उसके दिमाग को चेंज करने की कोशिश करेगा और वापस से नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेगा कि भाई तुम्हें कैसे भी भड़काया गया है ना। तो प्रोफेशनल बंदा सही है, आम बंदे तो होंगे वो तो कुछ भी समझाने लगेंगे ठीक है। और लास्ट में एक पॉइंट ये कहता है कि पुलिस फोर्सेस की ज़रूरत है कि पुलिस फोर्सेस ट्रेंड अच्छे से हो, एक काउंटर टेरर कैपेबिलिटी उनके अंदर हो, इनके पास नॉलेज हो रिसेंट टेक्नोलॉजी की। ये नहीं उल्टी सीधी कोई भी बात करने लग जाए लोग, जो भी रेडिकलाइज हो रहा होगा वो कहेगा हाँ बेटा रुको अभी बताते हैं, है ना। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो आई हैव टोल्ड यू ईच एंड एवरी वे कि क्या करा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अटेम्प्ट्स टू रिवाइव खालिस्तान मूवमेंट के बारे में। आप कहेंगे मैम ये मूवमेंट क्या है? देखिए आजकल तो जितना भी यूथ है इन्वॉल्व है इतना ज़्यादा इंटरनेट पे, वो बहुत ज़्यादा सुन रहा होगा खालिस्तान मूवमेंट को लेके। अब इसकी शुरुआत अभी से नहीं हुई है, ये शुरुआत 1990s में ही बहुत भयानक तरीके से देखने को मिला था। असल में ये पाकिस्तान है ना,
ये बड़ा खिसियाया बैठा हुआ था कि बताओ हमारा ईस्ट वाला पाकिस्तान भी जो है इंडिया ने अलग करवा दिया। प्लस ये कश्मीर में भी हमेशा जीत जाता है। तो अब जैसे कि जो पंजाब की बात होती है ना, तो पंजाब में अपने यहाँ तो आता ही आता है और कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी है ना। तो ऐसा बहुत सारे ऐसे, अभी इसी में तो रेडिकलाइजेशन का देखिए कितना असर है। बहुत सारे ऐसे सिखों का जो है माइंड वॉश करके, प्लस कुछ नेगेटिव प्रोपोगंडा फैला के ये लोग कोशिश करते हैं किसी तरह से ये एक हिस्सा अलग करवा दें। और उसे, भाई बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं कि हमें ये वाला जो प्रोविंस है हम किनारे करेंगे और इसे नाम देंगे खालिस्तान का। ठीक है, एक अलग हम देश ही बनाना चाहते हैं मोटा मोटा, है ना। बहुत इसमें नहीं इन्वॉल्व होंगे, लेकिन हम एक बात बता रहे हैं कि कैसे ये नेगेटिव प्रोपोगंडा चलाता है। इसमें पाकिस्तान बहुत इसको सपोर्ट करता है, चाहे वो आईएसआई हो, सब सपोर्ट करते हैं इस चीज़ को। तो जिससे भैया इनका तो मोटो ही है ना कि टू ब्लीड इंडिया थ्रू थाउजेंड्स कट्स। तो अब ये सारी बातें, खैर ये तो हम लोगों ने भी देखा है कि जहाँ कोई नहीं खड़ा होता वहाँ सिख खड़े होते हैं, इतनी मदद करते हैं। तो ये तो अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग पे ही यूनिटी रहती है। बट मैं आपको बता रही हूँ कि 1980s में और 1990s में बहुत सारी भारी मात्रा में इंटेंस प्रो खालिस्तान मूवमेंट चले थे, जिसे बैकअप दे रहा था आईएसआई। ठीक है, अभी बात क्या हुई कि रिसेंटली हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे, अभी रिसेंटली तो अभी ले लो, परसों की बात ले लो, आज तो मैं लेक्चर आपको अपलोड करके दे रही हूँ, लेकिन परसों नरसों जब इंडिया मैच हार गई थी, ठीक है, पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो देखा कैसे हेट्रेट मिलने लगा था हमारे इंडियन प्लेयर को। उनके विकिपीडिया पेज को ही जो है वो खालिस्तानी करके चेंज कर दिया गया था। बाद में जब पता लगाया गया और सारे फैक्ट चेक हुए तो पता चला ये सारे ट्वीट्स, ये सारे एडिट्स, ये सब के सब जो है वो कहाँ से हो रहे हैं, ये सब भैया पाकिस्तान से हो रहे हैं। तो ये बाढ़ आ रही है, मुसीबत आ रही है, लेकिन नहीं, कहने लगे इंडिया को बस रोता देखेंगे तो बड़ी खुशी होगी। तो ये सब वही आग में घी डालने वाला काम करना। खैर, तो रिसेंटली हमने क्या देखा कि बहुत सारे ऐसे सिख एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो कि कनाडा में रह रहे हैं, यूएस में रह रहे हैं, तो वो डिमांड अपनी वापस से रिवाइव करने लगे खालिस्तान की। अभी देखा था आपने कुछ वक्त पहले झंडे को लेके एक बात हुई थी कि नहीं हुई थी, कंट्रोवर्सी हुई थी, है ना। और सेल्फ डिटर्मिनेशन की सिख के लिए डिमांड वापस से ये जो है वो अपनी जो है चला रहे हैं। अब इनको कौन यहाँ पे दे रहा है भाई, इनको बैकअप भी मिल रहा है, तभी तो पीछे से खूंटे के बल पे बच्चियां उछलती है। तो बैकअप इनको दे रही है सिख कम्युनिटी, कुछ यूके की भी, कुछ, सारे नहीं, कुछ तो दे ही रहे हैं कुछ सेक्शन। और रिजल्ट के तौर पे एक फिर से वेव इस सिख रेडिकलाइजेशन की इसकी शुरुआत देखने को मिली है कुछ वेस्टर्न नेशंस में। ठीक है ना, अभी किसी को यही बताना कि रेडिकलाइज करना यही है, बात है कि भड़काओ 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 और अगेंस्ट खड़ा करो। तो एक प्रो खालिस्तान रैली को ऑर्गेनाइज किया गया लंदन के अंदर, इसे स्पॉन्सर किया गया एक बॉडी स्टाइलिंग, मतलब जो एक बॉडी के द्वारा जो खुद को कहती है सिक्स फॉर जस्टिस, SFJ। ये बेस्ड है यूएस से और इट हैज़ अ बैकिंग ऑफ यूके बेस्ड खालिस्तान सिख फेडरेशन, इसको इसका बैकअप मिला हुआ है और दल खालसा का भी मिला हुआ है। तो ये साफ साफ दिखता है कि यहाँ पे ये जो रिसर्जेंस है इस प्रो खालिस्तान सेंटिमेंट की, दिख रही है कि बढ़ रहा है ये। और इस मूवमेंट की जो फिर से बढ़ावा है ना इस सेपरेट सिख स्टेट का, इससे प्रॉब्लम इंडिया के अंदर भी आ सकती है। खैर, नवंबर 2018 की बात थी जब अमृतसर के अंदर ब्लास्ट जो देखने को मिले, जिससे बहुत सारे लोग मर गए, बहुत सारे इंजर्ड हुए, करीब 20 लोग। तो आप इसको मान सकते हो ना कि दिख रहा है कि रिवाइवल हिल खालिस्तान मूवमेंट का जरा सी बात होती है उसको देखो खालिस्तान से जोड़ने लग जाते हैं। उसके बाद बहुत सारे और इंसिडेंट्स भी हुए टेररिज्म के जो आए, है ना। आपके कुछ पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया के अंदर आप कह सकते हो प्रो खालिस्तान मूवमेंट से लिंक थे ये भी। इवन जो होम मिनिस्ट्री थी इन्होंने भी इन्फॉर्म किया पार्लियामेंट को कि जो आईएसआई है ये मॉरल और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है इस प्रो खालिस्तान मूवमेंट को, ताकि भाई एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ को बढ़ावा मिले। इसके अलावा मिलिटेंसी पंजाब में और ज़्यादा बढ़े। तो जानते हैं भाई ये तो आदत है इन पाकिस्तानियों की, किसी तरीके से जो है वो बढ़ावा करें और यहाँ पे एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बढ़ाएं। खैर, ये तो खालिस्तान वाला समझिए। आप खालिस्तान, अब थोड़ा सा खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के बारे में जानिए। बेस तो आप समझ गए क्या है, अब खालिस्तान लिबरेशन फोर्स क्या है थोड़ी ये समझिए। देखिए, सिक्योरिटी एजेंसीज
कहती हैं खालिस्तान लिबरेशन फोर्स को कि ये एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक्टिव है इन दी 1980s में एक्टिव था, ठीक है। और ये रिवाइव हुआ कब, फिर से एक बार 2009 में। कहाँ पे? मलेशिया में हुआ रिवाइव अंडर द प्रेशर फ्रॉम द ISI। अब जो हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है NIA, इसने कहा कि मेन ऑब्जेक्टिव जो इस खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का है वो ये है कि हम सो कॉल्ड खालिस्तान को लिबरेट कराएं, आज़ाद कराएं, जिसे फाउंड करा गया था ये अरूर सिंह के द्वारा। ये देख रहे हैं, बीज बो के निकल जाते हैं और उसके बाद जो है वो ये गंदगी का बीज बो देते हैं फालतू में। अरूर सिंह के द्वारा 1986 में, ठीक है। एक ये जो आउटफिट है, ये जो आउटफिट है ये एक्टिव है प्रमोट करने में, इस सेशनिस्ट एक्टिविटीज को रहा, ये बढ़ावा देता रहा 1994 तक। खैर, लीडरशिप जो KLF की है मानी जाती है कि ये रिवाइव कर सकता है इस खालिस्तान मूवमेंट को। कैसे? कि उन्हीं मेंबर को टारगेट करेगा, कुछ स्पेसिफिक कम्युनिटीज के, ताकि अलग करें, है ना, सोसाइटी को पंजाब की कम्युनल लाइंस पे अलग करें। तुम पंजाबी हो, तुम्हारा अलग देश होगा, यही सब तो भड़का भड़का के पाकिस्तान को अलग किया ना, कि तुम मुसलमान हो, तुम्हारा अलग देश होगा। तो ये एक बहुत गलत प्रोपोगंडा होता है। इसमें कुछ ही जो अलग करवाने वाले होते हैं अपनी लालच में, सत्ता की लालच में लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। खैर, ऑर्गेनाइजेशंस और पर्सन्स जो अपोज करते हैं आइडियोलॉजी को, जरनैल सिंह भिंडरावाला की आपको याद होगा कि ऑपरेशन हुआ था ब्लू स्टार और इंदिरा गांधी के टाइम पे, है ना, बड़े फेमस आदमी हैं ये भी। तो इनकी आइडियोलॉजी को जो अपोज करते हैं यही मेन टारगेट होते हैं फॉर एलिमिनेशन, ठीक है। तो ये जो KLF है, भैया तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मतलब हम तुमको जो है तुम्हारे से जो है तुमको बर्बाद कर देंगे, समझे ना। अब KLF हैज बीन बैन, इसको बैन कर दिया गया था और इसको फर्स्ट शेड्यूल ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जिसे हम लोग कहते हैं ना UAPA, उसके फर्स्ट शेड्यूल में डाल दिया गया था, बैन करके सन 2018 में, ठीक है। तो KLF के बारे में समझ गए। अब समझिए सिक्स फॉर जस्टिस, SFJ के बारे में। देखिए, सिक्स फॉर जस्टिस ये एक क्या है, ये एक US यूनाइटेड स्टेट बेस्ड सेसेशनिस्ट ग्रुप है जो सपोर्ट करता है इस खालिस्तान के क्रिएशन को। प्राइमरली इसको किसने फाउंड करा, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ये होनी चाहिए। तो भाई इनका नाम था गुरपतवंत सिंह पन्नूम, हाँ। और जो ग्रुप है इसने ग्लोबल कॉल करी, मतलब सारे जो सिख कम्युनिटी हैं उनसे आवाज लगाई, करीब 20 देशों से भी ज्यादा में, कि भाई आप सब एक साथ आइए। और रेफरेंडम 2020 के लिए इन्होंने अपना प्रस्ताव रखा कि इसमें डिमांड थी कि हम एक सेपरेशन चाहते हैं पंजाब से फ्रॉम इंडिया। अब आप खुद सोचिए कि जो गुरु साहब हैं, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जो हैं, उन्होंने देश के लिए, लोगों के लिए, है ना, सब हिंदुओं के लिए इतना सेक्रीफाइस करा। अगर ये सच में अगर अच्छा भला चाहते हो तो आप इमेजिन कर सकते हैं कोई ऐसा सोच सकता है? नहीं सोच सकता। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी पावर के लिए, अपनी चीजों के लिए, अपने मतलब के लिए अलग करवाना चाहते हैं कि आम जनता से क्या लेना देना। और आम जनता को ऐसा लालच दिखाएंगे जैसे देखो ना सब सही हो जाएगा, एक बार तुम मेरी बात मान के तो देखो, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी जो है गलती है जिसमें लोग जो है इनके झांसे में पड़ जाते हैं। खैर, अब इतनी बात आपको समझ में आ गई जो मैंने आपको बताई। अब बेसिकली एक मोटा मोटा बात समझिए कि एक ISI का गेम प्लान है ताकि खालिस्तान मूवमेंट फिर से रिवाइव हो। और इस बार मूवमेंट को सपोर्ट नहीं मिलेगा इंडियन सिख से, बट इसको इस बार ना ऑनलाइन जो प्रेजेंस है ना, खासकर उन सिखों के बीच में जो अब्रॉड है, मैंने बताया ना ये साइबर जो चीज़ें हैं, जो इंटरनेट है, ये बड़ी दिक्कत पैदा कर देता है कभी कभी। तो ये जो फॉरेन अब्रॉड के सिख हैं, इनकी खासकर इसमें सब्सटेंशियल जो है प्रेजेंस देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल कनाडा से, UK से, US से, है ना। और ऑर्गेनाइजेशन को बैन भी करा गया जुलाई 2019 में, यही सिक्स फॉर जस्टिस को, और अंडर द UAPA फॉर इट्स एंटी इंडिया एक्टिविटीज की वजह से। खैर, अब जो ये फाउंडर मैंने बताया था, ये पन्नूम जो है, पन्नूम को भी एक इंडिविजुअल टेररिस्ट के तौर पर डिक्लेयर कर दिया गया था अंडर द UAPA।
ग्रुप कहता है कि भाई रेफरेंडम हो 2020 का, भाई ये इसका जो इसकी डिमांड थी वो तो पूरी हो नहीं पाई। तो यहाँ पे इंडिकेशंस हैं कि ग्रुप कोशिश तो कर रहा है कि किसी तरीके से, अभी देखो ना रिसेंट जो फार्मर मूवमेंट हुआ था तो किसान शांति से अपना पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन क्या ये ग्रुप क्या कर रहा था, उसमें देखो उसमें भी वो एंगल डाल रहा था, किसी तरीके से सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा था फंडिंग के माध्यम से बाहर से, कि किसी तरह से ये चेंज हो जाए चीजें। होता नहीं है कि भाई मांग रहे हैं कुछ और उसी में बढ़ावा दे दो किसी और एलिमेंट का। खैर, लास्ट में हम एक और राइट विंग टेरर के बारे में आपको बताना चाहते हैं। तो राइट विंग टेरर क्या है पहले समझिए, कि हिंदुत्व इंस्पायर्ड राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन पे ये इल्जाम लगाते हैं कि ये टेररिस्ट अटैक के अंदर इन्वॉल्व हैं, जैसे कि मालेगांव ब्लास्ट हुए, मक्का मस्जिद बॉम्बिंग हुई थी हैदराबाद के अंदर, समझौता एक्सप्रेस बॉम्बिंग हुई थी, अजमेर शरीफ दरगाह ब्लास्ट हुआ था। तो जो सो कॉल्ड ये जो राइट विंग टेररिज्म है ना, ये माना जाता है कि ये एक रिएक्शन के तौर पे डेवलप हुआ आईएसआई स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के, एंड जो एलीज मुस्लिम अपीजमेंट के बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भी जो है इल्ज़ाम लगे थे, जो खराब लोग थे उनको जो सपोर्ट अपोर्ट किया गया था, भाई उसके अगेंस्ट क्या करें, तो इन्होंने ये जो है एक टेररिज्म करा। लेकिन टेररिज्म तो टेररिज्म है, और इनका जो है टारगेट मोस्टली मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में रहता था। तो दोनों बातें हम यहाँ पे लेके चलेंगे, हर तरीके की आपको एंगल समझाएंगे। अब आइए आपको जो है आगे लेके चलते हैं, और अब आपको समझाएंगे कि क्या रीजन होते हैं आखिरकार इस टेररिज्म के स्प्रेड के। ठीक है ना, टेररिज्म जो ये फैलता है तो भाई इसकी क्या वजहें हैं, थोड़ा सा आपको ये बताने की मैं कोशिश करती हूँ। देखिए मॉडर्न टाइम्स में जो टेररिज्म है ये बहुत तेजी में फैल रहा है, क्यों आप बता देंगे। जैसे पहला वजह मैंने आपको बताई, टेक्नोलॉजी की वजह से, ठीक है, फटाफट काम होता है। दूसरा कि टारगेट टेररिज्म का बहुत और वाइड स्प्रेड है। पहले तो भाई 4 लोगों तक, वो चार लोगों तक चेन बना सकते थे ना, अभी क्या है, अभी तो इतना भारी इंटरनेट, एक बार लाइव आ जाओ तो 50,000 लोग आपको देख लेंगे। तीसरा है सोफिस्टिकेटेड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है, इंटरनेट है। इससे बड़ी मदद मिलती है टेररिस्ट को कि फटाफट से अपनी आइडियोलॉजी प्रमोट कर देते हैं, हेट कैंपेन चला सकते हैं, फट 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 फॉरवर्ड होता है आजकल तो देखिए बिना सोचे समझे। उसके सोसाइटी भी आजकल ना थोड़ा पेशेंस कम हो गया है, बड़ा बढ़ती हुई पॉपुलेशन, रिसोर्सेज के कम होने की वजह से आजकल देखते हैं आप बड़ी तेजी में लोगों को गुस्सा आता है। देखिए इनटॉलरेंस सोसाइटी में बढ़ रही है। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन का बढ़ना सोसाइटी के अंदर। आपको सोचिए ना, आप यहाँ बैठे आपको पता है कि वहाँ पे मेसी क्या खेल रहा है, वहाँ रोनाल्डो क्या कर रहा है, वहाँ कॉमनवेल्थ गेम में क्या हो रहा है, आपको पूरी दुनिया, ये तो हम अच्छी बातें आपको बता रहे थे गेम्स की, लेकिन अगर आप नेगेटिव भी देखो तो भाई कहीं कोई अटैक हुआ, कुछ हुआ, तो आपको पूरे वर्ल्ड की जानकारी है। अब ऐसा नहीं है कि आप एक अपने एरिया को ही जानते हैं, है ना, ये भी वजह है। उसके बाद इंटरनेशनल रिकॉग्निशन और सपोर्ट बहुत मिलता है इन टेररिस्ट ग्रुप्स को, लिंक है टेररिज्म के, ऑर्गेनाइज क्राइम के, ताकि आसानी से पैसा कमा सकें। हालांकि इसके बारे में हम सेपरेट आपको चैप्टर पढ़ाएंगे, लेकिन ये सारी वजहें हैं मोटे मोटे तौर पे जो आपको यहाँ पे समझनी चाहिए, जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ। ठीक है, अब आइए तो थोड़े से की इश्यूज के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि क्या है और क्या नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि मैडम आखिरकार किस तरह से ये टेरर ग्रुप्स जो हैं वो पैसा लाते हैं, अपने आप को फंडिंग करते हैं। भाई इतने सारे ये सामान खरीदने के लिए फ्री में तो आता नहीं। यहाँ तो एक हमें बढ़िया कैमरा खरीदना है 2 लाख का, उसके लिए हमें 2,30,000 बार सोचना पड़ रहा है। तो ये सोचिए इतनी बड़ी बड़ी गन वन सिर्फ मारने के लिए ला रहे हैं, तो पैसा कहाँ से आ रहा है ना, कहाँ से ये एमिनेशन आ रही है, भाई ये भी समझो ना, टेक्नोलॉजी कहाँ से आ रही है, और इतने भारी भारी गने दे कौन रहा है इनको। देखिए इंडिया के अंदर, इंडिया बहुत तरह के इंटरनल सिक्योरिटी खतरों को फेस करता है। इसके अंदर ये होता है कि अलग अलग सोर्सेस से फंड रेज करना, हो सकता है कि स्टेट स्पॉन्सरशिप, जिसको मैंने आपको बताया कि जैसे पाकिस्तान यहाँ पे खुद ही पैसा दे रहा हो, या ऐसे बाहर के चाइना वाइना किसी इनडायरेक्टली किसी तरह से पैसा प्रोवाइड करा रहे हो। उसके अलावा फेक करेंसी का आना, जिससे इंडियन इकोनॉमी को बहुत झटका लगता है। ठीक है, उसके साथ टैक्सेशन, चुरा लेना, ये सब करना, क्राइम, स्मगलिंग, ये सब चीजें है ना। तो ये सब वजहें हैं जिसकी वजह से इंडिया बहुत दिक्कतें फेस कर रहा है। अब आइए इसके अलावा भी आईएसआई स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, थोड़ा समझाती हूँ क्या है। देखिए जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो मिलिटेंसी है वो एक बहुत ही क्लासिक केस आप कह सकते हो इस स्टेट स्पॉन्सर्ड और स्टेट फाइनेंस टेररिज्म का। साफ साफ दिखता है ना कि इसको बढ़ावा कौन देता है, पाकिस्तान।
और आईएसआई स्टेट और प्राइवेट रिसोर्सेज को एम्प्लॉय करता है, जैसे पैसा कहाँ से लिया, मनी कहाँ से आया, ड्रग्स बेच दिए, ठीक है ना, डोनेशन, चैरिटी, एज वेल एज पूरा ग्लोबलाइज नेटवर्क है इनका, फंड को इधर से इधर करने का, जिहादी इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट से पूरे ही विश्व भर में पैसा नाच रहा है। तो जो सपोर्ट मिल रहा है ना, इस ये और बढ़ावा होता है कि भाई इसको कैसे, ये क्या करते हैं, जो पैसा मिला इससे फंडिंग करते हैं ये कश्मीरी जो आपका ये जो फंडिंग होती है फ्रॉम द कश्मीरी डायस्पोरा एनजीओ है ना, द सपोर्ट, दिस सपोर्ट इज फर्दर ऑगमेंटेड बाय फंडिंग फ्रॉम द कश्मीरी डायस्पोरा एंड एनजीओ। तो यहाँ पे आप समझिए ये सारा कुछ पाकिस्तान का प्रॉक्सी वॉर है अगेंस्ट इंडिया। अब आपको मैं प्रॉक्सी वॉर बता चुकी हूँ क्या होता है, कि वहां बैठे बैठे यहाँ पे सब करवा रहा है वो बुरी बुरी चीजों को, है ना, अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, एक साथ फंडिंग हो रही है, वो सबका जो है वो गड़बड़ सड़बड़ तरीके से इंडिया को बर्बाद करने की पूरी कोशिश करते हैं। अच्छा, अभी मैंने इंडियन मुजाहिदीन के बारे में आपको बताया था ना लास्ट लेक्चर में, तो जो केस है इसका इंडियन मुजाहिदीन का, स्टेट स्पॉन्सरशिप इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द आईएसआई, है ना, उसके अलावा ये जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं ताकि फंड्स वगैरह रेस करें, एक्सप्लॉयटेशन करें ग्लोबल नेटवर्क का इन फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए, तो ये सब क्या चीजें हैं, ये सब चीजें होंगी तभी ये अनलॉफुल एक्टिविटीज अपनी गैंग की पूरी कर पाएंगे। उसके बाद ये बात और समझिए कि माना जाता है कि आईएसआई का जो टेरर नेटवर्क है ये सेल्फ सपोर्टिंग फाइनेंशियली है, और जो पैसा आता है वो पता है कहाँ से आता है, पहला तो इनको इस्लामिक कंट्रीज बड़ा पैसा देती हैं जिहाद के नाम पे, ठीक है, उसके बाद ये बहुत ही गंदा ड्रग ट्रैफिकिंग से पैसा कमाते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता यूथ किस चीज में इन्वॉल्व हो रहा है, बर्बाद हो रहा है नहीं हो रहा, अरे हमको क्या मतलब, हमको पैसा कमाना है, इनकी ये सोच है। दूसरा कि फेक इंडियन करेंसी नोट्स को इशू करके, लो भैया तुमने तो कर दिए लेकिन यहाँ की इकोनॉमी भी हिल गई, हाँ, और तरह के और भी कुछ ऑर्गेनाइज क्राइम होते हैं आजकल, तो इतने क्राइम तरह तरह के हैं कि मतलब मैं आपको बताने बैठूं तो शायद दिन रात गुजर जाएंगे। तो माना जाता है कि फाइनेंशियल नेटवर्क जो है वो कुछ ट्रस्ट के माध्यम से जो है वो ऑपरेट करता है, जैसे कि अल राशिद फ्रॉम कराची, उसके अलावा राबिता ट्रस्ट फ्रॉम इस्लामाबाद, और यूजुअली ये सारे ट्रस्ट ना ये फेक बैंक अकाउंट से काम करते हैं, ये सब पैसा आया बैंक अकाउंट, फेक बैंक अकाउंट है, दिखाने को क्या हो रहा है बड़े अच्छे कॉज के लिए पैसा दे रहे हो, और फिर जो पैसा नाचा तो क्या बताएं, और पैसे का ट्रांसफर हुआ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, और ये पता है लार्जली कैसे होता है, हवाला के माध्यम से। अब हवाला क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, ये सारी बातें भाई मैंने तो तुम लोगों को बहुत दफा बताई हैं, नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगी। तो बहुत बारी ऐसा होता है कि इट हैज बीन फाउंड कि बहुत सारे इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज है ना, वो एजेंसीज एजेंसीज लाइक द जीएमडी वगैरह हो गई हैं, सॉरी जीईएम हो गई है, जैश ए मोहम्मद हो गई, लश्कर तैयबा हो गई, है ना, हिजबुल जो हो गई, एचएम हो गई, मुजाहिदीन वगैरह, ये सारे के सारे जो है ना इन्हें इनडायरेक्टली भी फंडिंग मिल रही है आईएसआई से, कैसे, यही वही तरीके जो मैंने आपको बताए, है ना, बड़े चालाक है, मतलब आप मोटे मोटे तौर पे भी, मैं हवाला मनी लॉन्ड्रिंग बहुत नहीं एंटर कर रही हूँ, लेकिन आपको मैं मोटा मोटा बताऊं, देखो क्या चल रहा है। अब जैसे सपोज करो कि इस कंट्री में कोई बैठा है, ठीक है, और इस कंट्री में उसे पैसा भिजवाना है, तो ऐसे भिजवाएगा तो टैक्स देना पड़ेगा, सब बताना पड़ेगा किस चीज का पैसा है ये वो, तो ये क्या करते क्या है कि यहाँ पे उन्होंने कहा कि यहाँ पे ए पर्सन बैठा है, यहाँ पे बी पर्सन बैठा है, ये ए पर्सन अपने 10 लाख रुपए लेके गया बी के पास, उसने कहा भाई मुझे 10 लाख रुपए इस यहाँ पे पहुंचाने हैं इस फला फला आदमी को, तो इसने बोला कि अच्छा ठीक, तुम चिंता काहे को करते हो, हम तुम्हारा पैसा यहाँ पे भिजवा देंगे, डू नॉट वरी, ठीक है, अभी हवाले ही तक रहते हैं। उसने कहा ठीक है हम इतना इतना पैसा लेंगे, उसने कहा ठीक है तुम अपना कमीशन काट के दे दो। अब इस बंदे ने यहाँ बैठे अपने आदमी को फोन करा और कहा कि तुम फला फला बंदे को जाओ जो कि इसका जानने वाला है, उसको जाके पैसा इतना 10 लाख रुपया या जितना भी कमीशन काट के दे दो। उसने ला के दे दिया। अब देखो पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन यहाँ पे देखो ट्रांसफर हो गया, यहाँ पे उस बंदे को मिल गया। अब जब इसके पास इस तरह के अभी 10 लाख आए, ऐसे ही जब करोड़ों में जाए जिसका जो भी होता हो, जब आ जाएगा तब ये सोचेगा मनी लॉन्ड्रिंग करने की कि किस तरीके से उस
जो है ऐसी कंट्रीज से, टैक्स हेवन कंट्रीज होती हैं, उस तरीके से जाके और किसी और रास्ते से, अब डायरेक्टली तो नहीं, इसमें 50 रास्ते हैं, 50 चीजें हैं, किसी चीज के माध्यम से, किसी और के माध्यम से, बहुत तरीके हैं, किसी तरीके से घुमा फिरा के उस पैसे को एंट्री करना, ठीक है ना। तो इन सब चीजों से क्या होता है, इन सब चीजों से बड़ा टेररिज्म का बढ़ावा बनता है। हाँ, ये तो पहला ISI स्पॉन्सर टेररिज्म समझ गए। अब दूसरा फंडिंग सोर्सेस फ्रॉम फॉर अदर फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म, थोड़ा इसको समझते हैं, ये क्या है। देखिए, ज्यादातर जो इंसर्जेंसीज है ना नॉर्थ ईस्ट के अंदर, इनको फंडिंग मिलती है फ्रॉम एक्सटॉर्शन और टैक्सेशन, जो कि लोकल सोर्स है। ला पैसा, ला इधर, ला पैसा इधर, ला ना, सरकार को तो समझ ही में नहीं आता क्या हो रहा है। और इसमें ट्रैफिकिंग हो रही, ड्रग्स की, वेपन्स की। अब परेशान तो है ना, चाहे बांग्लादेश साइड से ले लीजिए, म्यांमार साइड से ले लीजिए, बड़ी दिक्कतें होती है ना। और वेपन्स की, काउंटरफीट करेंसी की, तो ये बड़ा नॉर्थ ईस्ट का तो बड़ा बुरा हाल है। हाँ, ये तो चाहते हैं कि भाई अलग हो जाए किसी तरीके से ये हिस्सा, जरा सी जो जगह से कनेक्टेड है इंडिया से। और इंसर्जेंसी इस रीजन के अंदर, इसमें लिमिटेड स्टेट स्पॉन्सर्ड फंडिंग होती है, बाहर से फंडिंग कम होती है, फाइनेंसेस इससे प्राइवेट सोर्सेज से ज्यादा मिलते हैं। अब देखिए, अभी हम आगे खैर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन ये जो कम्युनिस्ट पार्टी वाला है, CPIM है ना, इसमें हम अभी आपको बहुत सारी बातें और बताएंगे। ये जो इंसर्जेंसी करती है वो काफी ज्यादा सिमिलर आपको देखने को मिलेगी, इसमें लोकल फाइनेंशियल रिसोर्सेज का यूज करा जाता है भारी मात्रा में फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए, है ना। ये उसमें क्या करते हैं, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे आए, रोड बन रही है, कहीं नेशनल हाईवे बन रहा है, कहीं डैम बन रहा है, कहीं कोई रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वगैरह आया, तो इसमें शेयर ले लेंगे, इतना हिस्सा हमको दोगे, समझे, तभी करने देंगे। उसके अलावा ये सिक्योरिटी मनी भी लेते हैं माइनिंग कंपनीज से, मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन से, जो कि देश के अंदर ऑपरेट कर रही हो। बट यहाँ पे कोई ऐसा मजबूत पुख्ता सबूत नहीं मिला है कि कोई स्टेट स्पॉन्सरशिप हो रही है नक्सलिज्म को, कि कोई बाहर की कंट्री या बाहर का कोई इनको सपोर्ट कर रहा है ना। इनको जो है, दे हैव नॉट प्रॉफिटेड सब्सटेंशियली फ्रॉम द ग्लोबलाइज्ड फाइनेंशियल एनवायरनमेंट। तो जो ग्रुप्स होते हैं ना, ये इस सारी फंडिंग को जो कलेक्ट करते हैं ना, इसमें कलेक्ट करते हैं और फिर स्मगलिंग करते हैं वेपन्स की, एक्सप्लोसिव्स की, टेक्नोलॉजी बेस्ड इक्विपमेंट की, जैसे सैटेलाइट रेडियो हो गए, है ना, ये बॉर्डर से इधर से उधर पहुंचाते रहते हैं। और इंडिया को तो आप जानते हैं कि हमारा ना दोस्ती के चक्कर में बड़ा पोरस बॉर्डर है नेपाल के साथ, है ना, यूजुअली इसका फायदा उठाते हैं ये लोग। सेम तरह से बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, है ना, ये सब भी यूजुअली वेपन्स एमिनेशन को इधर से उधर, बांग्लादेश वगैरह, देखो देशों की बात नहीं कर रही हूँ मैं, बांग्लादेश, म्यांमार की, बस मैं ये बता रही हूँ कि यहाँ पे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये इन सब चीज़ों का बड़ा फायदा उठाते हैं इधर से उधर चीज़ों को करने में और रिश्तों को खराब करने में। तो अब हम एक काम करते हैं कि अच्छा चलिए एक और काम करवा देते हैं, एक और अपना लेक्चर कर लेते हैं, लेकिन आई थिंक ये ज़्यादा हो जाएगा। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क वाला जो है, ये हम अब नेक्स्ट वाले जो अपना लेक्चर रहेगा, दैट इज लेक्चर नंबर 4, उसमें करेंगे, इजीली हो जाएगा ना। अभी इसके अंदर मैं अगर टच कर दूंगी तो बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ानी पड़ जाएंगी, है ना, तो पूरा कंप्लीट एक ही टॉपिक रहेगा, ज़्यादा बेटर है। तो फिलहाल इसको इतना रखते हैं, एंड करते हैं। कैसा लगा आपको बताइएगा। ये वर्चुअल लाइब्रेरी नाम से बहुत अच्छी मैंने सीरीज मतलब चीज़ें करी हैं आप लोगों के लिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में मतलब कमेंट या डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल दी हुई है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा thank you so much for watching. Do join my channel if you want to enjoy the perks, and you can also watch these videos on Facebook as well, plus Instagram पे आप MCQs अटेंड कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी कर सकते हो, प्लस PDF ले सकते हो यहीं पे सिर्फ और सिर्फ, और ट्विटर पे करोगे तो आपको बहुत सारी न्यूज़ वगैरह मैं शेयर करती रहती हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय हिंद, जय भारत।